मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वहाँ पर राम मनोहर लोहिया से लेकर राहुल संकृत्यान की बहुत सारी किताबें रखी हुई है। बिहार की कोई भी बात बिना गुजरात के कंपैरिजन के क्यों खत्म नहीं होती? गुजरात क्यों आता है बीच में? मैं आज भी अगर गुजरात को याद करूंगा तो नरसिंह मेहता की उस भजन से, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीड़ पढ़ाई जाने रे। बापू से बड़ा गुजराती, बापू से बड़ा हिंदुस्तानी और बापू से बड़ा राम भक्त इस पृथ्वी पे ना हुआ है ना होगा। बापू के राम चुनावी नहीं थे, मोदी जी के राम चुनावी है। और ये हम नहीं होना चाहते, उन्हें देना चाहते, क्योंकि डबल इंजन की उनकी सरकार थी। जो बार बार वो कहते हैं डबल इंजन, जरूर घमंड में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसका जिक्र कर रही है तेजस्वी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रोड शो करने पे मजबूर कर दिया। यकीन मानिए, आपके जमावट के मैं व्यूअर्स को कहता हूं, एक बार हमें वो हासिल हुआ कम से कम 10 वर्षों के लिए हम पूरी तस्वीर बदल देंगे बिहार की। ये तेजस्वी जी का कमिटमेंट है। केंद्र की सरकार हमारी हुई तो आसान होगा, नहीं भी होगी इस बार लड़ झगड़ करके लेंगे, यहां से लेकर के मानव श्रृंखला बना देंगे दिल्ली तक। ये मूर्ख लोग नहीं थे, ये समझदार थे, ये जानते थे कि लोकतंत्र सामूहिकता की चीज होती है। चूड़ी पहनाना, चूड़ी पहन रखी है, ये महिला विरोधी विमर्श है। प्रधानमंत्री जी की जुबान में ये नहीं आना चाहिए। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी बिना हिंदू मुसलमान की एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। गुजरात में भी वो उनका फैक्ट्री टेम्पलेट, ट्रेनों के नाम में भी आपको लगेगा, देश के और हिस्से में नहीं देखिएगा, जनसाधारण, श्रमजीवी, श्रम शक्ति, मतलब ये स्वीकार कर लिया गया है कि बिहार का काम है श्रमिक पहुंचाना। गुजरात स्पेशल स्टेटस नहीं मांग सकता, हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी चुनौतियां बहुत हैं। हमको जब तक आप एक मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कल लंगड़ में जाकर के रोटियां बेलनी पड़ी, दाल गलाने की कोशिश की उन्होंने, भोजन पेश किया। लेकिन दूसरा विजुअल भी चल रहा है, जब दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे सिख किसानों पर लाठी बरसाई जा रही थी, आंसू गैस गोलियां चलवाई जा रही थी। 5 करोड़ पूंजीपति की समृद्धि अगर अर्थव्यवस्था का आधार है असमानता के इस महासागर में, तो मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं। ये बहुत बढ़िया विकास का मॉडल है। अभी बिहार में जब तेजस्वी जी ने नौकरियां दी 5 लाख, यूपी के बीजेपी प्रवक्ताओं के बेटियों बहनों को नौकरी मिली, वो कितने खुश थे। तो आपके सवाल में हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा कि हमने ये कर दिखाया। मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वहाँ पर राम मनोहर लोहिया से लेकर राहुल संकृत्यान की बहुत सारी किताबें रखी हुई है। बिहार का एक पोस्टर है जहाँ लिखा है ज्ञान कर्म भक्ति शक्ति बिहार है, और इसीलिए मन में एक सवाल भी आता है कि फिर बिहार में क्या नहीं है जिसकी बिहार को ज़रूरत है। बिहार की राजनीति को समझना है। और हमारे साथ राज्यसभा के सांसद मनोज कुमार झा है। सर, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। पर हम जब आए तब उससे पहले उनका एक इंटरव्यू चल रहा था। मुझे ये समझना है कि बिहार की कोई भी बात बिना गुजरात के कंपैरिजन के क्यों खत्म नहीं होती? गुजरात क्यों आता है बीच में? नहीं, उसके पीछे 2 कारण है। अगर आप देखिए तो मोहनदास करमचंद गांधी बापू पैदा हुए गुजरात में, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में जो उनकी पहलकदमी हुई वो बिहार से हुई, चंपारण से। तो एक बहुत अन्योन्याश्रय संबंध रहा है गुजरात का और बिहार का। फिर आइए 74 जो आंदोलन था, तो गुजरात और बिहार साझा उसके वाहक थे। तो ये दूसरी चीज है जो हमारे रिश्ते को पुख्ता करता है। लेकिन अब कुछ बदलाव हुआ है, और वो बदलाव है जो आम बिहारी को बुरा लगता है। हमें गुजरात से कोई वैर थोड़ी है। गुजरात के लोग, मैं आज भी अगर गुजरात को याद करूंगा तो नरसिंह मेहता की उस भजन से, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीड़ पढ़ाई जाने रे। लेकिन ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो पीड़ पढ़ाई जानने के बजाय पराये को पीड़ दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। तो उस वजह से कष्ट होता है। इसलिए आपने जब वो इंटरव्यू का हिस्सा सुना तो मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री जी क्या सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। 10 वर्षों से है जो इन्वेस्टमेंट गुजरात में जा रहा था, उसका अगर 10% भी
क्योंकि डबल इंजन की उनकी सरकार थी, जो बार बार वो कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन। तो आम बिहारियों को लगता कि प्रधानमंत्री जी के लिए सिर्फ हम लेबर सप्लाइंग स्टेट नहीं है, वोट सप्लाइंग स्टेट नहीं है। इस वजह से मैंने किया था। और मैं दोबारा दोहराता हूं कि बापू से बड़ा गुजराती, बापू से बड़ा हिंदुस्तानी और बापू से बड़ा राम भक्त इस पृथ्वी पे ना हुआ है ना होगा। तो फिर मुझे ये भी समझना है कि बिहार को, जैसे आप जो स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, किसी पूर्वाग्रह से ना देखे, उसको दूर रखे, तो भी एक समस्या जो हमें दिखती है कि बिहार में पलायन तो होता है। जैसे ही मैं पटना स्टेशन पे, एयरपोर्ट से उतरी, फिर स्टेशन पे हम स्टोरी करने गए, आम लोगों से बात करने गए, जो मुझे पहला बंदा मिला वो जा रहा था अहमदाबाद ट्रेन से, उसको भरूच में आगे जाकर नौकरी करनी थी इंडस्ट्री में। तो उसका मतलब ये है कि पलायन होने के पीछे सरकार, उनकी नीतियाँ, सारी सरकारें सब जिम्मेदार है ना। देखिए, मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, ये बहुत आसान है, मैं सिर्फ आज़ादी के बाद से ही बिहार को उसका हक नहीं मिला। मतलब मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर आप वो मॉडल देखें ना, जिसमें विकसित राज्य में विकास ढूंढना आसान होता है, अविकसित राज्यों में विकास के बीज बोना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश वो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार मनी ऑर्डर इकोनॉमी के रूप में रह गया, और खास करके झारखंड अलग होने के बाद तो इंडस्ट्री का कोई भी हिस्सा हमारे पास नहीं रहा। धूल धूप वर्षा, एक हिस्से में बाढ़, एक हिस्से में सुखाड़, इसके बीच में बिहार। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद की सरकारों ने इस पर कोई पहलकदमी नहीं की। हाँ, जब यूपीए 1 आया तो सड़कों का जो जाल, ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमारे मिनिस्टर थे रघुवंश बाबू, उन्होंने बहुत एक नेटवर्क बिछाया, लेकिन बिहार को औद्योगिकरण की जरूरत है। इसलिए जब प्रधानमंत्री जी 14 में बिहार को विकसित राज्य का, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे, तो जो उनके पारंपरिक वोटर नहीं थे, हमारे लोगों ने भी स्वागत किया था। 10 बरस बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारा मानना है कि जब तक आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, तब तक तेजस्वी जी जो ये कमिटमेंट कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमने किया था, हमारा कमिटमेंट है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का हम जाल बिछाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें केंद्र से मदद की जरूरत है। पहली मदद है विशेष राज्य का दर्जा। और यकीन मानिए, आपके जमावट के मैं व्यूअर्स को कहता हूं, एक बार हमें वो हासिल हुआ, कम से कम 10 वर्षों के लिए हम पूरी तस्वीर बदल देंगे बिहार की। ये तेजस्वी जी का कमिटमेंट है, क्योंकि बिहार में उनके अलावा मास पर उस तरह का कंट्रोल किसी का भी नहीं। नीतीश कुमार के शासन को लेकर कहा जाता है कि उनकी एक सुशासन बाबू की छवि बन गई। उसके बाद हालांकि उनको प्रधानमंत्री बनना है, वो वाला कीड़ा जब से अंदर चला गया, तो उसके बाद बिहार सेकेंडरी हो गया। लेकिन क्या उनके शासन से बिहार की तस्वीर कुछ बदलना शुरू हुआ था? एक आपको ध्यान रखना होगा, अक्सर हम स्टीरियोटाइप के, मतलब लालू जी हमारी पार्टी को पूर्वाग्रह में लोग गढ़ते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। 90 में जब लालू जी का उभार हुआ, उससे पहले 8-10% लोगों का कब्जा होता था पॉलिटिक्स पे, अन्य संस्थाओं पे। लालू जी के उभार के साथ वो व्याकरण, वो ग्रामर बदल गया। बहुजन आबादी भागीदारी ढूंढने लगी, भागीदारी हो भी गई, विधानसभाओं की तस्वीर बदल गई, पॉलिटिकल पार्टीज की तस्वीर बदल गई। मैं बताऊं कि बीजेपी की तस्वीर बदल गई, क्योंकि बीजेपी जो कास्ट हिंदू डोमिनेंट पार्टी थी, उसके अंदर भी वो विचार उठने लगा। तो ये सबसे बड़ी तब्दीली थी जो लालू जी के दौर में आई। अब 2005 में नीतीश जी आए नवंबर में। उसके बाद देखिए कि 2005 से वहां यूपीए की सरकार थी और यहां बीजेपी जेडीयू की थी। कोई मदद में कमी नहीं छोड़ी, सौतेला व्यवहार नहीं किया गया। तो इसलिए जो सड़कों के जाल की मैं बात कर रहा था, उसको शोकेस करना शुरू किया हमने, बनाया। हमने चैलेंज नहीं किया, ज्यादा नहीं, ठीक है भाई, सड़कें तो बनी, केंद्र के कोटे से बनी तो मैं समझता हूं कि ये जो मुहावरे लोग करते हैं, सुशासन, ये मुहावरे मीडिया के नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन क्या आय की असमानता एड्रेस हुई? क्या गरीबी एड्रेस हुई? क्यों 17 बरस बाद जब तेजस्वी जी आते हैं, 17 महीनों के लिए अभूतपूर्व तरीके से 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, क्योंकि वो कमिटमेंट था। जब नीतीश जी की पार्टी के लोग हमारे पास आ रहे थे कि हमें साथ में मिलकर सरकार बनानी चाहिए, बीजेपी हमारे दल को तोड़ रही है, तो तेजस्वी जी की एकमात्र शर्त
गिव मी ए फ्री हैंड इन जॉब्स। फ्री हैंड चाहिए मुझको। मैं कंपाइल करूंगा, क्यूमुलेट करूंगा, प्रकाशित करूंगा, नियोजन होगा और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे सबको, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हम कामयाब हुए। इससे बिहार का पूरा नैरेटिव बदला। अब दूसरा चैलेंज हमारे समक्ष जो आपने कहा, वो चैलेंज एक बार असेंबली का चुनाव हो, 6 महीने में हो, अगले वर्ष हो, जाहिर तौर पर जो जन उभार है हमारे पक्ष हो जाएगा, महागठबंधन के पक्ष हो जाएगा, और फिर हम उस ब्लूप्रिंट पे काम करेंगे। केंद्र की सरकार हमारी हुई तो आसान होगा, नहीं भी होगी इस बार लड़ झगड़ करके लेंगे। यहां से लेकर के मानव श्रृंखला बना देंगे दिल्ली तक। 1200 किलोमीटर है तकरीबन। 1200 किलोमीटर को भर देना बिहारियों के लिए मुश्किल नहीं है। मानव श्रृंखला, हमें हमारा हक दो और हक लेके रहेंगे। बिहारियों के लिए ये स्टेरियोटाइप पैदा कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, थोड़ा ये मुश्किल है। ये आज़ादी के पहले भी ये मामला था। अगर आप लोकगीतों को देखें तो हमारे यहाँ के लोकगीतों में उस समय में पलायन ज़्यादा होता था कलकत्ता की ओर, बंगाल। तो हमारे यहाँ के लोकगीतों में कलकत्ता को सौतीन की तरह देखा जाता था। अच्छा। हाँ, कि मेरे पति को कलकत्ता ले गया, कलकत्ता ने रख लिया। हाँ। तो और उसके बाद धीरे धीरे चीजें बदली, बम्बई, फिर दिल्ली, पंजाब। बिहार को जो मैंने शुरू में कहा कि बिहार को एक लेबर सप्लाइंग स्टेट के रूप में रखने में हमारे मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमने इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मॉडल टूटेगा, क्योंकि उस मॉडल से क्या होता है कि आप बहुत बड़ी संख्या में दूसरी जगह जाते हैं। बिहारी IAS भी हैं, यूनिवर्सिटी में है, आपके गुजरात की यूनिवर्सिटीज में है। मैं खुद गुजरात की यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ लेक्चर लेने। जो लोअर सेगमेंट पे है, क्यों ऐसा होता है? कहीं पुल हादसा होता है किसी भी राज्य में, अगर 8 लोग मारे गए हैं तो 6 बिहारी हैं, क्योंकि उस मात्रा में लोग पलायन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो एक हब होना चाहिए था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, एनी अदर फॉर्म, वो जो एक रिवर्स माइग्रेशन सुनिश्चित करता कि वापस टू डेस्टिनेशन, वो नहीं हो पा रहा है। और शायद इसलिए कई तरह की भ्रांतियां, कभी महाराष्ट्र में, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, और वो बिहारियों को झेलनी पड़ती है। यहाँ जैसे स्टेशन पे दिनकर की बहुत सुंदर कविता लिखी होती है। जब संपूर्ण क्रांति हुई थी तो इसी गांधी मैदान में जेपी ने बोला था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार से आपने जैसे बताया IAS IPS इतने सारे UPSC क्रैक करते हैं लोग, इतने सारे लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ दिमाग की तो कमी नहीं है। तो ये दिमाग जाता कहाँ है उसके बाद? क्योंकि कैडर भी पसंद नहीं करते लोग ज़्यादातर, वो भी देखा है हमने। देखिए, एक चीज़ मैं बार बार मानता हूँ कि मेरिट संसाधन पे डिपेंड करती है। जिनके पास संसाधन है वो दिल्ली बम्बई चले जाते हैं। जिनके पास संसाधन नहीं है, और उनकी संख्या अभी जो हमने तेजस्वी जी और नीतीश जी सब साथ थे, तो तेजस्वी जी के दबाव में हमारा एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आया, जातिगत सर्वेक्षण आया, उसने तो कलई खोल के रख दी है विकास के मॉडल की। कौन सा विकास साहब? 70% घरों में ढंग से चिराग नहीं जल रहा, ढंग का अनाज नहीं है, भूमिहीन है। तो क्या होता है कि संसाधन नहीं है तो वो पटना भी नहीं पहुंच रहे हैं, सीधे वहां से कोई ट्रेन ले रहे हैं श्रमजीवी। आप यहाँ के ट्रेनों के भी नाम देखिए, ट्रेनों के नाम में भी आपको लगेगा, देश के और हिस्से में नहीं देखिएगा, जनसाधारण, श्रमजीवी, श्रम शक्ति। मतलब ये स्वीकार कर लिया गया है कि बिहार का काम है श्रमिक पहुंचाना। इस व्यवस्था को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, और ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि हमारा जो प्रतिमान है आर्थिक सामाजिक नीतियों का, वो प्रतिमान ना बदले। गुजरात में इंडस्ट्रीज जब आई तो ऐसा नहीं है, गुजरात में नरेंद्र मोदी के समय में बहुत काम हुआ इंडस्ट्री को लेकर, वाइब्रेंट हुआ, एक ब्रांडिंग हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी रिलायंस या अदानी या फिर बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, बहुत कुछ लगना शुरू हो चुका था बहुत पहले से। और नरेंद्र मोदी का शासन रहा तब तो केंद्र में UPA की भी सरकार थी, तो ऐसा भी नहीं था कि केंद्र का बहुत सपोर्ट मिला। तो जो बिहार की गवर्नमेंट में जितने लोग रहे वो बताते हैं कि भाई हमें केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग पाई। तो ये बहाना नहीं है क्या? नहीं देवांशी जी, एक बात मैं आपको कहूँ, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा तो मुगल पीरियड से ही गुजरात के पोर्ट्स के बारे में पढ़िए। एक कोस्टल बेल्ट का अपना एडवांटेज है, वो कोस्टल बेल्ट का एडवांटेज हमें नहीं है।
पहले ओडिशा था साथ हम में। लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। हाँ। अब सोचिए, लैंडलॉक्ड स्टेट की अपनी चैलेंज होती है। आप कोस्टल, हमारा कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। इसलिए गुजरात स्पेशल स्टेटस नहीं मांग सकता, हम मांग सकते हैं, क्योंकि हमारी चुनौतियां बहुत हैं। हमको जब तक आप एक मिनिमम लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हो सकता है नीति निर्धारकों को लगे कि ठीक है, अगर बिहार विकसित हो गया तो श्रमिक कहां से आएंगे, मजदूर कहां से आएंगे। इस धारणा को भी तोड़ना होगा, तभी। मैं कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकता। मैं महाराष्ट्र से कैसे कंपेयर कर लूं, तमिलनाडु से कैसे कर लूं। मुझे देखना होगा, अब उड़ीसा को भी कोस्ट है, हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए आपको अलग तरह की नीति निर्धारित करनी होगी। आपके भाषण बहुत वायरल होते हैं, पूरा देश सुनता है, और कोविड वाला जो भाषण था वो तो मुझे लगता है कि देश के हर इंसान ने सुना होगा। आप वो बातें भी सही होती है जो भाषण में कही जाती है, और वो बहुत सारे लोग तभी सुनते हैं ज़्यादातर जब उनको वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ ये सही बात है। लेकिन सामने एक और बात भी है जो भाजपा बताती है कि हमने विकास किया। क्या आप मानते हैं कि पहले से बहुत सारी चीज़ों में, ट्रेन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ों में बेहतरीन बदलाव हुए हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बदलाव के लिए, इसलिए नहीं कि मैं बीजेपी का आलोचक हूँ। बदलाव जिंदगी में कैसे आता है, कोई भी देश, बेरोजगारी पर आपका कितना नियंत्रण है। आज 5 दशक में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा। मैं कौन सा विकास इसे मानूं। आय की असमानता 6 दशक में सबसे ज्यादा हुई है। आय की असमानता लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आय की असमानता एक ज्वालामुखी को जन्म देगी, आज नहीं तो कल। लोग इतने ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी में सफोकेट करेंगे। तीसरी चीज, आइए ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत, जरा कंपैरिजन कर लें कि एक आम आदमी के पास कितने संसाधन हैं और इनमें से कितनी ट्रेन में चढ़ सकता है। बुजुर्गों की टिकट का रियायत खत्म कर दिया आपने, बच्चों का खत्म कर दिया। प्री कोविड स्टेज पर अभी तक आप ट्रेन को नहीं ला पाए हैं। मैं क्या कहूं। हाँ, 5 करोड़ पूंजीपति की समृद्धि अगर अर्थव्यवस्था का आधार है असमानता के इस महासागर में, तो मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूं। ये बहुत बढ़िया विकास का मॉडल है, लेकिन वो तो नहीं होगा ना। पूरी दुनिया में इस बात से तय होता है कि थाली कैसी है, उसमें क्या गायब हुई, क्या आई, रोजगार की क्या स्थिति है, आर्थिक समावेशी मॉडल क्या है, आर्थिक सामाजिक न्याय की अवस्थिति क्या है। मैं तो भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस पर तो ये शून्य बटा सन्नाटा है। कल ही आप देखिए कि एक पत्रकार परसों यूपी में एक कुछ सवाल पूछ लिए, वो नागवार गुजर गया। तो इन सब चीज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कोर इकोनॉमिक इश्यूज पे कह रहा हूं कि अगर कोई भी बीजेपी का सपोर्टर ही वो कह दे, क्या वो इनकार कर सकता है बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? नहीं कर पाएगा। अभी बिहार में जब तेजस्वी जी ने नौकरियां दी 5 लाख, यूपी के बीजेपी प्रवक्ताओं के बेटियों बहनों को नौकरी मिली, वो कितने खुश थे। उन्हें यूपी में नहीं मिली, हमारे यहां मिली। मध्य प्रदेश के लोगों को यहां पर नौकरी मिली। इसलिए बिहार हर मामले में फिसड्डी नहीं है, अव्वल है कई मामलों में। तेजस्वी यादव को आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि इस चुनाव में वो अकेले हैं जो पूरी फौज का मुकाबला कर रहे हैं, तो एक अकेला सब पे भारी जैसा तो इस लोकसभा में तो होता हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, आप मैं इंतजार करिए 4 जून का। मैं गरूर घमंड में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिसका जिक्र कर रही है तेजस्वी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रोड शो करने पे मजबूर कर दिया। और जानती हैं आप, वो सीट बीजेपी कभी कभी ही आ रही है। सेफेस्ट सीट है, जब उनके एक एमपी होते थे तो वहां से होता था। उस जगह पर पीएम को रोड शो करना पड़ा। कल लंगड़ में जाकर के रोटियां बेलनी पड़ी, दाल गलाने की कोशिश की उन्होंने, भोजन पेश किया। लेकिन दूसरा विजुअल भी चल रहा है, जब दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे सिख किसानों पर लाठी बरसाई जा रही थी, आंसू गैस गोलियां चलवाई जा रही थी। तो खैर, मैं ये मजबूर किसने किया? तेजस्वी जी ने। आप बिहार के गांव गांव में जाइए, हमारे जो गैर पारंपरिक वोटर, ना पारंपरिक वोटर नहीं है, वो भी आपसे कहेंगे नौकरी का तो मतलब तेजस्वी होता है। बच्चा बच्चा कह रहा है, चप्पा चप्पा कह रहा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मैं बताऊं, चूंकि मैं बहुत क्लोजली काम करता हूं,
अपने दौर के नेताओं में ये बिल्कुल अलग है। अ वेरी गुड लिसनर और क्लैरिटी ऑफ थॉट, डरता नहीं है बंदा। कितने केस, झूठे मुकदमे, जब ये 12 साल के थे तब का केस मुकदमा मोदी जी, अमित शाह जी ने करवा दिया। डरे नहीं, ब्लिंक नहीं किया आंख। कई लोग डर के चुप बैठ जाते हैं। तो ये चीज है, मैं आपको कह रहा हूं। बीजेपी पिछली बार यहां 39 सीटें जीती थी, 40 में 39। इस बार बीजेपी के लोग आश्वस्त नहीं है अभी तक कि कौन कौन सी सीट कंफर्म जीत रहे हैं। आपका मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रही थी, जब आपको पूछा गया था कि कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आपके जवाब में से एक जवाब नीतीश कुमार का भी था। हालांकि वो अब साथ में नहीं है, तो अब वो वहां पे चले गए, तो वो लोग क्यों आश्वस्त नहीं है? देखिए, एक बात, नीतीश जी साथ में, तो मैंने कई और नाम भी कहे थे, सिर्फ नीतीश जी नहीं कहा था, गठबंधन के कई और नेताओं का नाम। मैं बार बार ये कहता हूं, ये हमारा भारत का संविधान है, इसके प्रावधानों में कहीं भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ये मूर्ख लोग नहीं थे, ये समझदार थे, ये जानते थे कि लोकतंत्र सामूहिकता की चीज होती है। व्यक्ति के इर्द गिर्द जब कभी लोकतंत्र को बांधने की कोशिश हुई है, या तो आपने तब वाली इमरजेंसी पाई या अब वाली इमरजेंसी पाई, क्योंकि आत्म केंद्रित विमर्श आत्ममुग्ध राजनीति को जन्म देता है, और आत्ममुग्ध व्यक्ति बादशाह समझने लगता है खुद को, शहंशाह। इसलिए देखिएगा, इनकी जुबान फिसलती है, साहजादे साहजादे दूसरे को बोलते हैं। इसको कहते हैं फ्रॉइडियन स्लिप। सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि अंतर्मन में जो बात होती है, खुद बादशाह की तरह व्यवहार है, आचरण है, कपड़ा लत्ता, चश्मा, पेन, घड़ी, सब बादशाहों वाले हैं। तो मैं सिर्फ इतना आपको कहना चाहता हूं कि सामूहिकता में समूह महत्वपूर्ण होता है, और वो जो समूह है ना, बीजेपी की चुनौती यह है कि मोदी जी किसी को नहीं आगे बढ़ने देंगे। 2004 में कोई चेहरा था, चेहरा मिला ना, और उस चेहरे ने चुपचाप बेहतर काम किया, इतना बोला भी नहीं। अब कल ही मैं प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था, क्या छोड़ूं, भैंस मंगलसूत्र तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, थक गया हूं। किसी ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी है पाकिस्तान ने, हम चूड़ियां पहना देंगे। ये कितना महिला विरोधी विमर्श है। मैं एक नागरिक के तौर पे कहता हूं, चूड़ी पहनाना, चूड़ी पहन रखी है, ये महिला विरोधी विमर्श है। प्रधानमंत्री जी की जुबान में ये नहीं आना चाहिए। और मैंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू मुसलमान हो गया, अब इंडिया पाकिस्तान होगा। और मेरा मानना है प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी बिना हिंदू मुसलमान की एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। गुजरात में भी वो उनका फैक्ट्री टेम्पलेट, कुछ ना समझ में आया, टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा, शुरू हो जाओ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। उसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो उनका ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। बापू के राज्य के नाम इस पद पर जवाहरलाल नेहरू से लेके कौन कौन लोग थे। वैचारिक विरोध था हमारा, लेकिन किसी को लेकर हमने कभी ये नहीं कहा कि ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए। उनको खुद भी एहसास होगा, आज नहीं कल जब नहीं होंगे एहसास होगा। उन्होंने विमर्श के साथ, पब्लिक डिस्कोर्स के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। सर, आप इतने सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, समाज शास्त्र को अच्छे से जानते हैं, तो हम मानते हैं कि बेरोजगारी या आय की असमानता सही में बहुत बड़ा इशू है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है उसका? देखिए, बहुत, क्योंकि 5 लाख सरकारी नौकरी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मैं आपको सीधे सॉल्यूशन इसका है, आपको अपने इकोनॉमिक मॉडल जिसको कहते हैं ना, हम 90 के बाद से एक नव उदारवादी मॉडल में, इसको नियो लिबरलिज्म कहते हैं। नियो लिबरलिज्म और बाजार से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन बिना नियंत्रण के बाजार भी नहीं होना चाहिए। सम अमाउंट ऑफ रेगुलेशन, सम अमाउंट ऑफ एंश्योरिंग की पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, उसकी एक जो निरंतरता है वो बनी रहे। मैं ये नहीं मानता कि धनियों को टैक्स करो जबरदस्त, नहीं, लेकिन जो गैप है उसको एड्रेस किया जा सकता है। जैसे मैं बताऊं, छोटी छोटी चीजें, ओल्ड एज पेंशन, इट इज डूएबल, क्यों नहीं हम कर रहे हैं? अग्निवीर शुड बी रिमूव्ड, हैव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, वो जरूरी है जैसे पहले था। रेलवे की भर्ती, मैं क्यों कह रहा, आय की असमानता इसलिए भी बढ़ती है ना कि 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देके निश्चिंत हो रहे हैं। 80 करोड़ को 5 किलो अनाज सबसिस्टेंस का जरिया हो सकता है, वो आय की असमानता को खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता। हमको अपने इकोनॉमिक मॉडल को
रिविजिट करना होगा, किसी की भी सरकार हो। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं तो वार्न कर रहा हूँ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वहाँ पे वामपंथ के विचार झलकते हैं। आपका भी शुरुआत में एसोसिएशन रहा है, इसलिए मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्यों खत्म हो गया वो? अगर उतनी ही अच्छी विचारधारा थी तो धीरे धीरे लोगों ने क्यों एक्सेप्ट देखिए, किया? कोई भी विचारधारा, वो एक बहुत पहले पढ़ा था मैंने ऑस्वाल्ड स्पैंगलर का राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैं मानता हूँ राइज एंड फॉल ऑफ आइडियोलॉजी भी होता है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी भी बनी, 1925 में संघ भी बना, आरएसएस। कम्युनिस्ट पार्टी की त्वरित प्रगति हुई क्योंकि उस वक्त का माहौल, आज़ादी का माहौल, लोग गरीबी से भी आज़ादी चाहते थे वगैरह वगैरह। आरएसएस अपने एजेंडे में लगी रही, श्योर नहीं थी कामयाब होगी, लेकिन नव उदारवाद के बाद जो कुछ परिवर्तन हुए, जो दुनिया भर में दक्षिण पंथी शिफ्ट हुआ, उसका थोड़ा ट्रैक्शन उनको मिला। उसके बरक्स वाम आंदोलन उस वक्त एक वैकल्पिक नैरेटिव इवॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि वक्त के साथ नैरेटिव पर रिवर्क करना पड़ता है, जो वो नहीं कर पाए। और मेरा अपना मानना है, एक लाइटर वेन में कहता हूं, हर वो व्यक्ति जो बदलाव चाहता है उसको दिल से राजनीति करनी होगी, और दिल शरीर के बाएं तरफ है तो बाएं तरफ की राजनीति करनी पड़ेगी। पर नहीं, वो एक विकल्प नहीं खड़ा कर पाया, लेकिन उसका एक मतलब ये भी हुआ ना कि वो अपने शासन में कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मैं जो नैरेटिव की बात कर रहा था, इतने बरस बंगाल में रहे, केरला में रहे, वो अब मैं थोड़ी तब्दीली जो बंगाल से खबर आ रही है, वो एक सुखद खबर है कि उन्होंने रिवर्क करना शुरू किया है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिलीजन को लेकर के वो जो एक सोच थी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म की, उसको लोग अब रिविजिट कर रहे हैं। ओके। मतलब भगवान को मानते हैं? नहीं, देखिए, ये इतना आसान नहीं है। भगवान की सत्ता वो एक ऐसी विचारधारा है ना जो लोगों तक पहले से रहती है। बच्चा जब पैदा होता है ना तो अलॉटमेंट हो जाता है, जाति का अलॉटमेंट, धर्म का अलॉटमेंट। अब उसकी वो उस पर कोई दूसरी विचारधारा उसके साथ समन्वय बना के चले तो बेहतर कर देगी। और मैं समझता हूं कि अभी कई, अगर मैं अपने साथियों को देखूं तो रिवर्क कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल सर की टेम्पल इकोनॉमी बहुत चर्चा में है, क्योंकि राम मंदिर बना, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न उठाए कि भाई उससे थोड़ी ना पेट भरने वाला है, लेकिन मंदिर बना तो अयोध्या के आसपास रोजगार की बहुत सारी तक पैदा हुई। जैसे गुजरात में सोमनाथ है तो आसपास के लोगों का उनके ऊपर पूरा व्यापार धंधा निर्भर रहता है। तो मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक थोड़ी ना है, वो पेट भी तो भरता है बहुत सारे लोगों का। नहीं, देखिए, आपकी बात से मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी को ये देखना होगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रीच। क्या कॉस्ट है, बेनिफिट क्या है, और बेनिफिट कितने लोगों तक है, उसकी विड्थ को देखनी होगी, उसकी डेप्थ को देखनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आप तो अभी कह रही हैं भारत का जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था बुद्धिस्ट पीरियड का, वो रिलीजियस इकोनॉमी थी, बुद्धिस्ट साइट के इर्द गिर्द। लेकिन बदलते वक्त के साथ आपको विकल्प और बड़े करने होंगे। राम मंदिर हम में से हर कोई मानता है कि वो न्यायालय का आया, बना, उससे कोई विरोध थोड़ी ही है। जब तक हमारा विरोध था उस राजनीति से जो देश में विभाजन कर रही थी। न्यायालय ने फैसला दिया। अब मैं शुरुआत में आपको कहा था कि मेरे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में बापू से बड़ा उदाहरण नहीं है। अगर मैं बापू के राम की संकल्पना और मोदी जी के राम की संकल्पना को एक तराजू पे रख दूं, बापू के राम की संकल्पना बहुत भारी पड़ेगी। बापू के राम चुनावी नहीं थे, मोदी जी के राम चुनावी, और ये हम नहीं होना चाहते, उन्हें देना चाहते। मैंने आखिरी सवाल बोला था पर एक और दिमाग में आया, इसलिए पूछ लेती हूँ। जैसे बिहार में बहुत सारी हेरिटेज साइट है, बिहार का इतिहास देश का इतिहास है, लेकिन टूरिज्म नहीं है कहीं पे भी उतना उसका ना ब्रांडिंग हुआ है ना प्रमोशन हुआ है। टूरिज्म में भी क्यों पीछे रह गया? नहीं, अभी वक्त नहीं है। टूरिज्म पॉलिसी तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही अभी आई थी। आप सामने देख रही हैं, ये मनेर शरीफ है। हाँ। उधर विष्णुपद मंदिर की तस्वीर लगी हुई है पीछे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टूरिज्म पॉलिसी विकसित हुई। 17 महीने में
हम जो जो कर सकते थे वो किया है, लेकिन यकीन दिलाते हैं जब अगली बार बात करेंगे 1 साल बाद, तो आपके सवाल में हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा कि हमने ये कर दिखाया। थैंक यू सो मच। और आपकी बातों में मुझे आने वाले विधानसभा चुनाव का आशावाद दिख रहा है। लोकसभा चुनाव का तो पता नहीं, 4 जून को देखेंगे, तब बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। प्रणाम।